Welcome to new crash course series. In this lesson, we will talk about modernism as a literary theory and also modern critical theory. इस लेसन में हम मॉडर्निज़म को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निज़म क्या है और मॉडर्निज़म को हम एज आ लिटरेरी थ्योरी किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी मॉडर्निस्ट वर्क को एनालाइज करने के लिए। इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं और इसकी कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे मॉडर्न एज में इंक्लूड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ मॉडर्न। समथिंग विच इज़ न्यू, हर वो चीज़ जो कि एक नई हो, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने एक नए अंदाज से आती है, इसको हम मॉडर्न कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक जनरेशन है तो हम प्रीवियस जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को हम कहते हैं कि ये प्रीवियस जनरेशन से मॉडर्न है। वो हम किस बिना पर कहते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इनकी प्रीवियस जनरेशन से अलग होते हैं, इसलिए हम इनको मॉडर्न कहते हैं। इसी तरह अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्पल में देखें तो हर वो एज जो कि एक नए पर्सपेक्टिव से हमारे सामने आती है, इसको हम मॉडर्न कहते हैं। इसी तरह जब हमने देखा कि एज ऑफ चौसर के बाद रेनेसां एज आई, तो उसके बाद रेनेसां एज को भी हम मॉडर्न एज कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि प्रीवियस एज में नहीं थी। इसीलिए हर आने वाली नई एज को या जनरेशन को हम मॉडर्न कहते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री में मॉडर्न या मॉडर्निज़म वो एज है जो कि स्पेसिफाइड 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी तक स्टार्ट हुई, इसको हम मॉडर्निज़म कहते हैं। अब देखते हैं कि मॉडर्निज़म क्या है। मॉडर्निज़म एक ऐसी मूवमेंट थी, क्योंकि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में हम इज़म का वर्ड देखते हैं तो इसको हम मूवमेंट में इंक्लूड करते हैं, और लिटरेरी मूवमेंट के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है कि इज़म क्या होती है और कौन कौन से ऐसे वर्ड जिनको हम इज़म या मूवमेंट में इंक्लूड करते हैं। मॉडर्निज़म में हम 20th सेंचुरी के लिटरेचर और हमारे एरा में होने वाली ऐसी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या रिलीजियस, इसको हम मॉडर्निज़म के ज़मरे में लेते हैं, क्योंकि ये एक लिटरेरी और आर्ट मूवमेंट थी, यानी कि आर्ट और लिटरेचर में इस किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसको हम मॉडर्निज़म कहते हैं। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि मॉडर्न एज कौन सी थी और ये किस तरह स्टार्ट हुई। विक्टोरियन एरा को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया का राज था, और क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद मॉडर्निज़म स्टार्ट होती है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न एज, और जिसको हम मॉडर्निज़म कहते हैं, और इसके साथ साथ इसी को हम लिटरेरी थ्योरी भी कहते हैं। मॉडर्निज़म जो है वो स्पेसिफाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इसके बाद जब डिस्ट्रक्शन हुई, लोगों को एक बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया था, लोगों की ज़िंदगियां तबाह की गई थी। इसके बाद ये एज स्टार्ट हुई कि जो मॉडर्निस्ट थिंकर थे वो इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हमारी सोसाइटी में इस किस्म की कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं जिसने कि इस तरह की वास्ट लेवल पर डिस्ट्रक्शन की। तो इस टाइम पर कुछ ऐसे हमारे 5 पिलर्स थे जो कि लॉस्ट हो चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पिलर था वो द पावर ऑफ गॉड, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस किस्म की डिस्ट्रक्शन की गई थी, तबाही हुई थी, उसके बाद लोगों का रिलीजन पर जो बिलीव था, गॉड की एग्जिस्टेंस पर बिलीव था, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई थी। हमने विक्टोरियन एरा में देखा था कि लोग जो थे वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट हो गए थे। मॉडर्निज्म को समझने से पहले आई रिकमेंड कि आप विक्टोरियन एरा को पहले देखें। उसकी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो पहले आप उसको देखिए ताकि आपको मॉडर्निज़म का बैकग्राउंड क्लियर हो। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद मॉडर्निज़म एज स्टार्ट हुई है, और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एज स्टार्ट होती है इसको हम पोस्ट मॉडर्निज़म कहेंगे। और पोस्ट मॉडर्निज़म और मॉडर्निज़म जो है उसको हम सेपरेट एक वीडियो में उसका डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन अपेरेंटली जो है वो हमें सिमिलर ही दिखाई देती है। यहाँ पर हम मॉडर्निज़म का बैकग्राउंड देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के कुछ 5 पिलर्स थे जिनको हमने लॉस्ट कर दिया। फर्स्ट पिलर जो हमारा था गॉड, यानी कि द पावर ऑफ गॉड, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाने लगी। सेकेंड जो हमारा पिलर था पावर ऑफ किंग, यानी कि जब इतने वास्ट लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई तो जो लोगों का बिलीव था किंग पर यानी बादशाहत पर, वो भी लॉस्ट हो चुका था कि बादशाह के होते हुए एक मुल्क दूसरे मुल्क को किस तरह तबाह कर रहा है या उसको किस तरह मार्जिनलाइज कर रहा है। सेकंड जो हमारा लॉस था वो किस तरह पावर ऑफ माइंड लॉस। इसमें हम सिगमंड फ्राइड को देखेंगे कि सिगमंड फ्राइड जब आए तो इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो इंसान है वो अपने माइंड का सिर्फ
100% में से सिर्फ 10% ही यूज़ करता है। तो इस किस्म की जब थेरीज़ हमारे सामने आई तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान जो है वो कितने कम लेवल पर अपना माइंड यूज़ कर रहा है। तो इस तरह जो लोगों का बिलीव था एक इंडिविजुअलिटी पर, वो भी लॉस्ट हो चुका। सेकंड जो है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के जो फेवर थे उन्होंने इस चीज़ को भी बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि डेमोक्रेसी हो या किंगशिप हो, इन दोनों के ही हमारी सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़े हैं, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। ना तो हमें किंगशिप ने फ़ायदा दिया है, ना ही डेमोक्रेसी ने, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब इतने लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई तो कहाँ पर डेमोक्रेसी हमें दिखाई देती है। जो उसके पास हमारे 5 पिलर है जो हमें ये बताता है कि हमने किस पर लॉस्ट किया है, वो है साइंस, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह डिस्ट्रक्शन हुई, जिस तरह वेपन्स यूज़ किए गए, तो जो विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें दिखाया गया था, तो मॉडर्न एज में उस चीज़ पर लेमेंटेशन की गई कि इंसान जो है वो किस तरह साइंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कुछ पिलर्स थे, 5 पिलर्स जो कि हमने लॉस्ट किए हैं विक्टोरियन एरा के बाद। हमारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट थी उसने किस तरह वॉर स्टार्ट की और किस तरह के डिस्ट्रक्शन हुए। इसके बाद जो सेकंड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मॉडर्निज़्म की, ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन, यानी कि हम जो हमारी ट्रेडिशंस थी विक्टोरियन एरा में, हमने डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी थी वो रिलीजन्स को ज़्यादा फॉलो कर रही थी, अपनी ट्रेडिशंस को। लेकिन मॉडर्न एज तक आते आते जो लोग अपनी ट्रेडिशंस थे उनको भूल चुके थे और वो मटेरियलिस्टिक हो गए थे। थर्ड है ऑल थिंग्स आर रिलेटिव, देयर इज़ नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इस एरा में हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से देखा गया था, ना कि हर एक चीज़ को किसी और चीज़ के पर्सपेक्टिव से। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाती हूँ। रिलेटिविज़म होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी भी चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कोई चीज़ अगर गलत है तो ठीक है, अगर वो उसके पर्सपेक्टिव से है तो वो ठीक है। आप उसको गलत या ठीक नहीं कह सकते। हर चीज़ अपना एक अलग रिलेशन रखती हैं, उसका एक अपना अलग ट्रूथ होता है। आप कोई स्पेसिफाइड ट्रूथ जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इंडिविजुअलिज्म फोकस ऑन इनर स्ट्रेंथ, यानी कि हर चीज़ को उसके इनर माइंड से देखा जाएगा। किसी भी चीज़ का, यानी कि जो हमारा माइंड है वो किस तरह सोच रहा है, हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल टच देखते हैं जो कि सिगमंड फ्राइड का है, क्योंकि इस टाइम पर साइकोलॉजी जो थी वो डेवलपमेंट में आ रही थी। इसलिए इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है वो, यानी उसका जो इनर माइंड है वो किस तरह सोच रहा है, वो किस तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर चलता है, वो आगे फर्दर हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। सेकंड है लेमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन एंड लेमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होती है कि हर वो चीज़ जो कि बिखर जाए। एक सोसाइटी जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह डिस्ट्रक्ट हो गई थी, चीज़ें तबाह हो गई थी, इस चीज़ को हम फ्रेगमेंटेड लाइफ कहते हैं या फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। इस चीज़ को डिस्टेबलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि जो हमारी रियलिटी है, हमारी लाइफ के जो मीनिंग है वो किस तरह फ्रेगमेंट हो गए थे। क्योंकि जब एक इंसान को इतनी बेदर्दी से कत्ल करता है और वो भी एक वास्ट लेवल पर, तो इस तरह क्रिटिक्स के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो हमारी लाइफ का मीनिंग है वो क्या है, कि हम किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, कि हम लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं और ये इतने लेवल पर जो डिस्ट्रक्शन थी वो क्यों की गई थी। इस सब का जो बैकग्राउंड है मॉडर्निज़्म का, वो वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ही जाकर मिलता है। इसके बाद एलिनेशन है फ्रॉम द आर्टिस्टिक एंड द इंडिविजुअल, यानी कि जो आर्टिस्ट थे वो एलिनेशन, यानी कि सोसाइटी से अलग रहना पसंद करते थे। वो खुद को, रिलीजन को, अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, उन सब से अलग होकर एलिनेशन यानी आइसोलेशन में चले गए थे। कुछ लोग होते हैं जब वो इस तरह की डिस्ट्रक्शन देखते हैं, क्योंकि अगर किसी के सामने इतनी बेदर्दी से किसी को कत्ल किया जाए तो उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी मॉडर्निज़्म में स्टडी किया जाता था। इन सब चीज़ों पर लेमेंटेशन करते दिखाई देते हैं हमारे मॉडर्न क्रिटिक्स, यानी कि वो इन सब चीज़ों को मातम करते हैं। और कयास, यानी कि ये जो सोसाइटी थी ये हमें क्योस में दिखाई देती है। यूनिवर्सलिटी एंड रैशनैलिटी, ये भी इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें जो क्रिटिक्स थे वो हम पूरे वर्ल्ड को, उनके इश्यूज़ को एक पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि जो लाइफ है वो इनके जो इश्यूज़ हैं, जो डिस्ट्रक्शन थी, वो उन सब का एक ही मैटर था, एक ही उसका इशू था, उसको रिजरेक्शन किया जाए।
ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मॉडर्न एज के बारे में हमने डिस्कस किए हैं कि मॉडर्न सोसाइटी किस तरह थी और वो क्यों चेंज हुई, कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है विक्टोरियन से मॉडर्न की तरफ वो किस तरह का था। अब हम इसके कुछ लिटरेरी फीचर्स को देखते हैं। लिटरेरी फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि जब एक लिटरेचर में आप एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, यानी कि एक पर्सन को उसके पर्सपेक्टिव से, उसके इशू से, उसके इनर थॉट से, उसके साइकोलॉजी के थ्रू जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, ये उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लिटरेचर में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। इसके बाद है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप लिटरेचर में उसकी फॉर्म्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स थी मॉडर्न लिटरेचर की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है मॉडर्न एज का, क्योंकि इस एरा में डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट थे वो लिटरेचर में किए गए थे, यानी कि इसकी जो टेक्निक थी, हमें जो भी वर्क मिलेगा वो दूसरे, यानी कि जो मॉडर्न एज पर आप वर्क देखेंगे और इसको आप कंपेयर करेंगे अदर वर्क के साथ, तो इसको आप हेल ऑफ डिफरेंस देखेंगे कि एक जो मॉडर्न एज का वर्क है वो किस टाइप का लिखा गया है, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की गई हैं जो इससे पहले नहीं थी। सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। सिंबलिज्म होता है कि आप जब किसी वर्क में एक चीज़ को एज अ सिंबल यूज़ करके उसका थीम बताते हैं, तो हमें मॉडर्न एज में जो भी वर्क मिलेंगे उनको सिंबलाइज़ किया गया। जैसे कि वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज़ किए हैं हमें यह बताने के लिए कि जो हमारी लैंड है वो किस तरह वेस्ट हो गई और इसको किस तरह फर्टिलाइज़ किया जाए। इसके बाद इमेजिज़म मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है और मूवमेंट भी है मॉडर्न एज की, यानी कि इमेजिज़म में होता है कि एक जो राइटर होता है वो अपने वर्ड्स को इस तरह प्लेफुली इस्तेमाल करता है कि उससे आप एक सीन क्रिएट करते हैं। जिस तरह कि वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने एक सीन क्रिएट किया था कि एक विंडो के बाहर एक कैट है जो अपनी बॉडी को रब करी है विंडो के साथ, यानी कि अपने वर्ड्स के थ्रू इन्होंने हमें यहाँ पर एक सीनरी दिखाई है कि किस तरह इमेजेस क्रिएट की जाती हैं थ्रू वर्ड्स। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई राइटर है किस तरह अपने वर्क को प्रेजेंट करता है जिससे कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू रीडर्स के सामने आता है। इस चीज़ को हम एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं कि हमें यहाँ पर ऑथर जो है वो एक्सप्रेस होता दिखाई देता है। रियलिज़म हमने डिस्कस की थी विक्टोरियन एरा में कि जब आप रियलिटी को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं, इसको हम रियलिज़म कहते हैं। इसके बाद रोमांटिक एलिमेंट्स भी हमें, क्योंकि लिटरेचर है तो हमें रोमांटिक एलिमेंट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। रिलीजन हमने अभी डिस्कस किया कि मॉडर्न एज में जो रिलीजन था इसको टारगेट किया गया था गॉड की एग्जिस्टेंस पर, जो बिलीफ था इस चीज़ पर क्वेश्चनिंग की गई थी, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको हम एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म एक सेपरेट मूवमेंट भी है जिसको हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जैसे इसका ओवरव्यू देखने के एग्जिस्टेंशलिज्म में जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो हमारी लाइफ है इसका कोई पर्पज़ नहीं है। एक इंसान जो है वो जब इस दुनिया में आता है तो उसके बाद वो जिस चीज़ को भी कोई मीनिंग देता है वो उसका अल्टीमेट ट्रूथ बन जाता है, यानी कि इंसान के पैदा होने से पहले उस पर कोई भी ऐसे ट्रूथ नहीं होते, यानी कोई इसको बिलीव नहीं होते जो उसको गॉड की तरफ से दिए जाते हैं। दुनिया में आने के बाद वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म को वेटिंग फॉर गोडो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जिसमें कि दो करैक्टर्स हैं लाडोमेर और एस्ट्रोगॉन, जो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में थ्रू आउट इसके अंदर क्वेश्चनिंग करते दिखाई देते हैं कि वो वहाँ पर क्यों खड़े हैं। उनको नहीं पता कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कौन आएगा और वो कब आएगा और वो आएगा भी कि नहीं, तो वो किस चीज़ के बारे में हमें ये दिखाता है। एग्जिस्टेंशलिज्म में इसी चीज़ पर फोकस किया जाता है। इसके बाद होता है इम्प्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म में राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, लेकिन जो इम्प्रेशनिज्म होता है वो हमें ये बताता है कि एक वर्क को पढ़ने के बाद रीडर्स किस तरह उस वर्क को एक्सप्रेस करता है, यानी उसके जो इम्प्रेशंस होते हैं उस वर्क को पढ़ने के बाद वो किस तरह के होते हैं। ऑप्टिमिज्म मॉडर्निज्म की एक मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि टी.एस. एलियट भी हमें दिखाते हैं। इनके कुछ वर्क हैं जैसे कि डिपार्चर एंड अराइवल। टी.एस. एलियट की एक पोइम है जिसमें कि वो बताते हैं कि जिस तरह की भी हमारी सोसाइटी है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, कयास है हमारी सोसाइटी में, हम इन सब चीज़ों पर लेमेंटेशन करें, लेकिन एट द एंड वो होपफुल भी दिखाई देते हैं कि इन सब चीज़ों को रेजरेक्शन के थ्रू
रीबर्थ किया जाएगा, इनकी रेज़रेक्शन की जाएगी कि जो क्राइस्ट हैं उसकी रेज़रेक्शन होगी और वो हमें इन सब चीज़ों से निकालेगा। इसके बाद होती है एसेंशियलिज़्म। एसेंशियलिज़्म क्या होती है? ये एग्जिस्टेंशियलिज़्म के टोटली ऑपोज़िट होती हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि जो इंसान है वो पैदा होने के बाद नहीं बल्कि पैदा होने से पहले ही अपनी लाइफ का मीनिंग लेकर आता है। ये टोटली ऑपोजिट होते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट के। इसके बाद एब्सर्डिज़्म। एब्सर्डिज़्म जो है वो हमें इसमें दिखाई देती है। एब्सर्डिज़्म पर भी जो वर्क है, जैसे कि अल्बर्ट कैमू का एक वर्क है द स्ट्रेंजर नावल। इसके अंदर हमें एब्सर्डिटी दिखाई दी। एब्सर्डिज़्म होती है कि ये एक ऐसी मूवमेंट है, ये टर्म अल्बर्ट कैमू ने कॉइन की थी कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हम रिपीटली ऐसे टास्क करते जा रहे हैं जो कि हम करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, लेकिन हमें उन्हें करना पड़ता है, लेकिन जिसका कोई भी मकसद ना हो। इसको हम एब्सर्डिज़्म कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको बेमायनी लगती हो, जिसका कोई मकसद ना हो, लेकिन हम उसको फिर भी कर रहे हैं। इस एब्सर्डिज़्म पर भी वर्क्स लिखे गए हैं। एब्सर्डिज़्म को वेटिंग फॉर गोडो में भी दिखाया गया है, अल्बर्ट कैमू ने अपनी नावल में भी दिखाया है द स्ट्रेंजर में। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं। इसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है मिनिमलिज़्म। मिनिमलिज़्म का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो भी लिटरेचर लिखा गया था इसको मिनिमाइज़ किया गया था, यानी कि इसमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कि इसकी लेंथ में, इनके वर्ड्स में कुछ इनको मिनिमाइज़ किया गया था। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने इसको एपिक बनाया है और इसके कुछ ही पार्ट्स हैं, यानी इसके 5 पार्ट्स हैं, उसकी इतनी लेंथ नहीं है जो कि ट्रेडिशनल एपिक की होती है, जो कि 12 बुक्स पर होती है, लेकिन टी.एस. इलियट ने इसको कंसाइज करके सिर्फ 5 पार्ट्स पर इसको बनाया है, यानी कि उन्होंने ट्रेडिशन को ब्रेक करके, हमने अभी यहाँ पर देखा ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन, यानी कि जो ट्रेडिशन चली आ रही थी चाहे लिटरेचर में हो या आर्ट्स में, उसको ब्रेक किया गया था। इसी तरह मिनिमलिज़्म यही है कि जब आप आर्ट में या लिटरेचर में कुछ ऐसी चेंजिंग करते हैं, यानी उनको मिनिमाइज़ कर दिया है। ये क्या चीज़ दिखाती है? मिनिमलिज़्म हमें दिखाती है कि जो हमारा मॉडर्न एरा है वो किस तरह मिनिमाइज़ है, हमारे पास टाइम की किस कदर कमी है कि हम चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से देखने की बजाय उनको इन शॉर्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद एक और करैक्टरिस्टिक्स भी हैं सरियलिज़्म। सरियलिज़्म एक मूवमेंट भी है जो कि आर्ट की है, जिसके अंदर सरियलिज़्म में हमें इस तरह की इमेजेस दिखाई जाती हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस चीज़ को सरियलिज़्म में, ये एक बेसिकली आर्ट की मूवमेंट है जो कि हमें ये बताती है कि हम कुछ ऐसे सीन या इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे क्रिएचर क्रिएट करते हैं कि जो अगर हम देखें तो हमें रियल लाइफ में वो नहीं मिलेंगे। ये कुछ मूवमेंट्स थी, इनको हम लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स भी और मॉडर्न एज की मूवमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि मिनिमलिज़्म, एसेंशियलिज़्म, सरियलिज़्म, इसके बाद ऑप्टिमिज़्म है, एग्जिस्टेंशियलिज़्म है, रियलिज़्म है, एक्सप्रेशनिज़्म है, इमेजिज़्म है, सिंबलिज़्म। ये मेजर मूवमेंट्स भी हैं मॉडर्न एज की।